नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। एपिसोड 45 तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है? हाल ही में विजयनगर साम्राज्य। तो कीवर्ड को देखते चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेखों की खोज निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? स्टेट के विषय में पूछा गया है ना। विजयनगर साम्राज्य की यहां पर बात की गई। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 16वीं सदी के दो पृष्ठ वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई है, वह दरअसल तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जवाब यहां बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा सा और समझ लीजिए, और खास करके विजयनगर साम्राज्य के विषय में चर्चा किया गया। बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य हुआ करता था, और आप जानते हैं कि 1336 से 1646 के आसपास यह साम्राज्य हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत पढ़ते हुए, है ना। तो मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य होता था। इसके एक खासियत और है विजयनगर साम्राज्य का, ये जो है हिंदू साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। और 2 भाई हुए जो इनकी स्थापना किए। आपने नाम सुना होगा, एक हरिहर और दूसरा क्या है? बुक्का। ये 2 भाई हैं जो कि 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यह साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में, आपसे नदी पूछा जा सकता है तो किस नदी पर है? यहां लिख देता हूं, तुंगभद्रा। ये ध्यान देना है, ये फैक्ट आ सकता है नदी को लेकर के। तो तुंगभद्रा नदी जो है उसके किनारे स्थित है। और इसकी राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, तो राजधानी इसका था कहां पर? हम्पी। ठीक है। अब आज के नजरिए से देखेंगे तो आज के नजरिए से यह आपको कर्नाटक में पड़ेगा। तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक। तो यह ध्यान रखना है। यह मिला अभिलेख है तमिलनाडु में, तो जवाब भी होगा। लेकिन इसके साथ इतने सारे जो फैक्ट हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। जलीय अर्थशास्त्र पर वैश्विक आयोग GCEW, ठीक है, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको विचार करना है। सही है पूछा गया, कहा गया है कि कितने कथन जो है वह सही है। एक एक करके देखते ही चलते हैं कि क्या है। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 2022 में नीदरलैंड सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD की सहायता से की गई थी। बिल्कुल 2022 में ही हुआ था, और नीदरलैंड सरकार के द्वारा ही। और यहां पर जो है ये जो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ था, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरे पर चलते हैं। इसका उद्देश्य इसमें कहा गया, स्थापना हो गया, ईयर हो गया, अब उद्देश्य इसमें रखा गया था कि विभिन्न जो समाज होंगे, है ना, उनके द्वारा जल को नियंत्रित करने, उपयोग करने और महत्व देने के तरीके में बदलाव लाने के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। बिल्कुल, यहां देखिए जलीय अर्थशास्त्र की बात ही किया गया है, उसी से आप समझ सकते हैं, सही उद्देश्य है। तीसरा, अब अभी करंट में क्या काम हुआ इसको लेकर के कहा जा रहा है कि हाल में इस संगठन द्वारा जल का अर्थशास्त्र, जल विज्ञान चक्र का वैश्विक साझा हित के रूप में महत्व नामक रिपोर्ट जारी किया गया। बिल्कुल यही रिपोर्ट जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। सी विकल्प में कहा गया कितने कथन सही है, तो सी, तीनों ही कथन सही है। मामला समझ में आ गया। तीसरे पर चले। वायुमंडलीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कीजिए, 3 स्टार लगा दीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है ज्योग्राफी के नजरिए से आपसे पूछा जा सकता है ना, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसकी बातें की गई है। वायुमंडलीय नदियों, और पूछा गया है सही है, कहा गया है कितने कथन सही है। लंबा लंबा स्टेटमेंट देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई बड़ा सा स्टेटमेंट देखे ना, समझ जाइए कि इसका जवाब आसान होने वाला है। यूपीएससी के PYQ देखने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, आप हमेशा यही समझेंगे। तो यहां पर देखते हैं एक एक करके, ध्यान से देखना है, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। कहा गया है ये आकाश में नदियों की तरह, ठीक है, आकाश में नदियों की तरह लंबे एवं संकीर्ण क्षेत्र होते हैं। शब्द पे अच्छा ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है? वायुमंडलीय नदियां, ठीक है। तो ये गंगा यमुना की तरह नदियां नहीं समझ लेना है, आपने वैसे पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक रिवर्स। तो वायुमंडली शब्द पे ध्यान दीजिए। यहां क्या कहा गया? आकाश में नदियों की तरह लंबा एवं संकीर्ण क्षेत्र होता है जो अधिकांशतः जल वाष्प का परिवहन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर करते हैं। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बाहर करने की बात की गई है, यह भी स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि ध्रुव की ओर बहने वाली जो है वायुमंडलीय नदियां, जो पोल है उस तरफ जो वायुमंडलीय नदियां जो बहती है, उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में अधिक तीव्र वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। पोल की तरफ यदि होता है तो ये रीजन हो सकता है।
ज्योग्राफिकल फेनोमेना ऐसा हो सकता है। और इसका निर्माण फिर यहाँ पर कहा गया है आमतौर पर क्षेत्र बताया गया है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल यहाँ भी हमने देखा। ठीक है, तो ये जो है तीनों ही स्टेटमेंट इस कंडीशन में सही होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सभी तीन जो है वह सही होगा तीसरे का। ये मामला समझ गए ना, मैं फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चौथे पर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाइए। और दूसरी बात क्या है कि आजकल ये काफी चर्चा में है, कई क्षेत्रों में दुनिया में संघर्ष हो रहा है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। क्या है इस शब्द को सही से ध्यान दीजिए, दो शब्द के बीच में खेल है, इसमें रुक करके आराम से समझते हैं। काइनेटिक वॉरफेयर किया जाता है और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, ये दो शब्द दिया गया है और दो शब्दों के आधार पर दो स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि सही है कौन से कथन, कितने नहीं कौन से कथन, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या बनता है कि भाई अच्छे व्यक्ति की तरह हम पहले समझ लें कि ये काइनेटिक वॉरफेयर होता क्या है और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है। ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, परंपरागत युद्ध सुना होगा, है ना, और आजकल कल का जो युद्ध होता है गैर परंपरागत युद्ध। ठीक है, अब इसमें समझिए कि अगर काइनेटिक वॉरफेयर की बात की जाएगी तो युद्ध करने का एक पारंपरिक रूप होगा, है ना। अब क्या होता था उस वक्त, पहले जमाने में जब युद्ध होता था तो शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता था, जिसकी लाठी उसका बस हथियार होता था। उसके बाद आप मिसाइल की बात कर सकते हैं, टैंक की बात कर सकते हैं, बम की बात कर सकते हैं, एयरफोर्स के द्वारा अटैक किया जाता था, डायरेक्ट आर्मी मूवमेंट ऑपरेशन कह सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई होता था, ये सब चीजें। हालांकि बदलते समय में ये कहा गया कि भाई अब जो है ना काइनेटिक वॉरफेयर नहीं हुआ करेगा, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ, हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष हुआ, ईरान की एंट्री हुई, हिजबुल्ला इजराइल के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसने थोड़ा सा मिथक कर दिया इन सब चीजों को। तो कुल मिला के काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष तौर पर सैन्य कार्रवाई करने का मतलब, ठीक है। और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर करने का मतलब, एक स्टेटमेंट तो सीधे आपको समझ में आ गया कि भाई प्रत्यक्ष तौर पर जो है ये सैन्य कार्रवाई नहीं किया जाएगा, है ना। कोई भी उद्देश्य हो, जैसे राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना है तो उस उद्देश्य के लिए या सैन्य उद्देश्य प्राप्त करना है, उसके लिए प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आर्मी नहीं भेजना है दूसरे देश की सीमा में, फिर करना क्या है, शारीरिक हिंसा के बजाय आजकल के जो तौर तरीके हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप कर सकते हैं, सूचनाओं का युद्ध कर सकते हैं, साइबर अटैक हो सकता है, आर्थिक प्रतिबंध, अभी ट्रंप क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं विभिन्न देशों पर, तो क्या हो रहा है, वो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर को अंजाम दे रहे हैं ना। साइकोलॉजिकल वॉर कर सकते हैं, अभी क्या कर रहे थे जेलेंस्की के साथ ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठ करके, साइकोलॉजिकल वॉर। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कर सकते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर का कितना मुद्दा अब चलेगा। तो ये सारी जो है ना, ये सारी चीजें जो है वो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में आता है। ये मामला समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट देखते हैं, यहां सबसे पहले कहा गया है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। नॉन काइनेटिक मतलब प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा नहीं होना चाहिए, युद्ध के पारंपरिक रूपों को संदर्भित करता है। गलत भैया, हमने अभी कहा कि पारंपरिक नहीं होगा, जिसमें शारीरिक बल प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई शामिल होती है। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने कह दिया भैया काइनेटिक वॉरफेयर का, उल्टा कर दिया, चलो गलत हो गया, है ना। अब दूसरे पर चलते हैं, काइनेटिक वॉरफेयर क्या कहता है, इससे तात्पर्य ऐसे रणनीतियों एवं युक्तियों से है जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसा के उपयोग के बिना सैन्य या राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। भाई ये भी गलत हो गया, ये इसका हो गया, ये उसका हो गया। यानी कि काइनेटिक ये होना चाहिए कि प्रत्यक्ष तौर पे कार्रवाई, और नॉन काइनेटिक ये होना चाहिए कि बिना सैन्य हिंसा किए बिना उद्देश्य प्राप्त कर लेना। तो कुल मिला के दोनों गलत हो गया। कौन से कथन सही है, एक भी नहीं, है ना। तो डी के साथ जाएंगे, ना तो एक ना ही दो। यूपीएससी के एग्जाम में क्या होगा ना कि डी विकल्प बहुत कम ही सही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरीका है थोड़ा सा एनालिसिस करने का, लेकिन हो भी सकता है, एक दो प्रश्न ऐसा पूरे 100 प्रश्न में हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा जो है वो कहता है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ये चर्चा में रहा है, इसको थोड़ा सा 4 स्टार लगा दीजिए, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही है कितने कथन, इतनी चीजें हमने निकाल लिया। अब यहां पर चीजों को एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहता है यह ऐसे क्षुद्र ग्रहों का एक वर्ग है जो सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की कक्षा में, ओके, किसी ग्रह की कक्षा में एक लैग्रेंज बिंदु के रूप में स्थिर स्थान पर स्थित होते हैं। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह निश्चित तौर पर एक ग्रहों का आप कह सकते हैं कि अनूठा वर्ग
होता है जो सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की कक्षा में एक लैग्रेंज बिंदु के रूप में स्थित स्थान पर यह होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की कक्षा उस ग्रह की कक्षा से अलग होती है, नहीं नहीं, जिससे वो संबंधित होता है, यहां गड़बड़ हो गया। ये देखिए, वैसे एक स्टेटमेंट आप अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको सही लगेगा, लेकिन यहां पर गलत है। गलत क्या है? कीवर्ड इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न का स्टेटमेंट का देखिए, सूर्य के चारों ओर ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की कक्षा उस ग्रह की कक्षा से एकदम सही है, अलग होती है, ये गलत हो गया। अलग नहीं होता है, ये होता है क्या? समान होता है, सिमिलर होता है, जिससे वो संबंधित होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां गलत हो गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं। पहला ट्रोजन क्षुद्र ग्रह वर्ष 1906, ये तो सही है। 1906 में जर्मन खगोल फोटोग्राफर हुए थे मैक्स वुल्फ, आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा पहचाना गया था। ये फैक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या कहा गया था? कितने कथन सही है? एक और दो कथन सही है, दूसरा गलत हो गया। एक और दो, यानी कि दो कथन सही हुआ, बी विकल्प। केवल दो के साथ हम लोग चलेंगे, बी विकल्प जो है इसका सही है। अब आपके लिए एक प्रश्न, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वैसे भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, आप जानते हैं कि ये सब स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, ये सब पूछा जा चुका है। तो अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया था? ये चार यहां पर विकल्प है, जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर से कह रहा हूं, समय बहुत कम है, लेकिन अब क्या है, करंट अफेयर्स और थोड़ा सा रिवीजन पे टाइम दीजिए। लगातार जो आप लोग पूछते रहते हैं क्या करना है, रिवीजन अब ज्यादा करना है। ठीक है, नया कुछ भी पढ़ने से अब बचिए, जितना आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।